नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मनीष। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं और जल्द ही नई सरकार का गठन होने वाला है। ऐसे में नई सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां हो सकती है, वो नई चुनौतियों से किस प्रकार से लड़ेगा, इस पर चर्चा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 के जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उस प्रकाशन के अनुसार भारत में 2023-24 में जीडीपी समृद्धि दर 8.2% की रही है, जो नई सरकार के लिए निश्चित रूप से एक प्रोत्साहन का कार्य करेगी। लेकिन नई सरकार के लिए वो चुनौतियां कम नहीं करती है। आज चुनौतियों पर बात करेंगे नई सरकार की। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम नई सरकार की कुछ प्रमुख चुनौतियों की बात करेंगे। वे चुनौतियां हैं युवा बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियां, साथ ही कृषि समृद्धि से संबंधित चुनौतियां भी विद्यमान हैं। आरबीआई किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाता है और उस मौद्रिक नीति का राजकोषीय नीति, सरकार की राजकोषीय नीति के साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होगा। और एक और महत्वपूर्ण चुनौती देखेंगे जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जिसको हमने अन्य सेक्शन के अंतर्गत रखा है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। और साथ ही हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने खबर सामान्य तौर से जान ली है। खबर यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। नई सरकार जल्द ही अपना काम करने वाली है। तो नई सरकार की जो प्रमुख चुनौतियां हैं उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहली चुनौती जिस पर हम बात करने वाले हैं वो युवा बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत आप जानते हैं कि एक जनसांख्यिकीय लाभ वाला देश है, यानी उसकी अधिकांश आबादी एक युवा आबादी है। अगर हम युवा आबादी के कौशल का ठीक तरह से लाभ उठाते हैं तो अपनी समृद्धि दर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और भारत के विकास की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर भारत अपनी युवा बेरोजगारी की चुनौती से नहीं लड़ता है तो इस जनसांख्यिकीय लाभ को खोने का खतरा उस पर लगातार विद्यमान रहता है। हाल ही में श्रम शक्ति के आवधिक सर्वेक्षण के मुताबिक जनवरी मार्च 2024 में 15 से 29 आयु वर्ग के शहरी बेरोजगारों का जो औसत प्रतिशत है वो लगभग 17% रहा है, और जो अपने आप में एक चिंता की बात है। इसके अलावा अगर हम लगभग 12 राज्यों की बात करें तो 12 राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं जहां पर युवा बेरोजगारी दर 20% से अधिक की है, और इन्हीं 12 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जहां पर युवा बेरोजगारी की दर हमें 30% से ज्यादा दिखाई देती है। तो ये भारत की नई सरकार के सामने एक प्रमुख चुनौती होगी। अगर हम इस बेरोजगारी दर के कारणों पर बात करें तो कारणों में सबसे पहले कारण यह आता है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग हैं, और हाल ही में उनमें एक गिरावट, उनकी विकास दर में एक गिरावट देखने को मिली है। छोटे और मध्यम स्तर के जो उद्यम है वो हमारे यहाँ लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, और अगर इनमें विकास की दर घटती है तो निश्चित रूप से युवाओं की बेरोजगारी पर, युवाओं के रोजगार पर उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही भारत को अपने युवाओं के कौशल विकास को भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जैसे डिमांड होती है उसी डिमांड के अनुसार उसको एक ऐसी जन की भी आवश्यकता पड़ती है जो उस डिमांड को पूरा कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो युवा हैं वो अलग अलग तरह के स्किल से युक्त हों। और भारत सरकार के द्वारा जो कौशल भारत अभियान चलाया गया है, जो स्किल इंडिया मिशन चलाया गया है, वो इसके उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। तो कौशल प्रशिक्षण का जो अभाव है वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे यहाँ युवा बेरोजगारी एक सामान्य तौर से बनी हुई है। साथ ही लगातार उद्योगों में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोबोटिकरण हो रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, और इस ऑटोमेशन के कारण लगातार उद्योगों में एक हम देख रहे हैं कि रोजगार की कमी देखने में आती है, क्योंकि जब ऑटोमेशन बढ़ेगा, रोबोटिकरण बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा और वो कृषि क्षेत्र में या निर्माण क्षेत्र में या अनौपचारिक क्षेत्र में जाएंगे,
जहां पर रोजगार की बेहतर दशाएं विद्यमान सामान्य तौर से नहीं रहती। तो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। एक चुनौती है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। आप जानते हैं कि हाल ही में भारत के कई स्थानों पर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को रिकॉर्ड किया गया है। यह वस्तुतः ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जब हमने ग्रीन हाउस गैसेस का वायुमंडल में सांद्रता इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणाम हमारे सामने बिल्कुल उपस्थित हो जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए, जलवायु अनुकूलन रणनीतियां अपनाने के लिए और साथ ही मिटिगेशन संबंधी, शमन संबंधी नीतियों को अपनाने के लिए सरकार किस प्रकार के कदम उठाती है और वो ग्रीन ऊर्जा के स्रोतों पर, हरित ऊर्जा के स्रोतों पर कितना बल देती है, ये भी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी, सरकार का एक महत्वपूर्ण काम होगा। साथ ही हमें इस बार अभी 2023-24 के आंकड़ों में ये भी देखने को मिला है कि वर्ष 2023-24 में जो कृषि उत्पादन वृद्धि दर है वो केवल 1.4% रही है। पिछले वर्ष भारत में कृषि उत्पादन वृद्धि दर 4.7% सामान्य तौर से रही थी। तो ये एक बड़े अंतर को प्रदर्शित करती है और नई सरकार के सामने इसके अंतर्गत विशेष रूप से एक चुनौती उपस्थित होती है। आटा मिलर्स के एक संगठन के अनुसार गेहूं उत्पादन जो इस वर्ष रहा है वो 105 मिलियन मीट्रिक टन सामान्य तौर से रहा है, जो पिछले वर्ष के 112 मिलियन मीट्रिक टन से काफी कम है। साथ ही अनाज, दालों और तिलहनों के उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलना में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो देश की जनता के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना और एक बेहतर रणनीति अपनाना भी नई सरकार की एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। एक और समस्या जो लगातार सरकार को देखनी पड़ेगी और आरबीआई के साथ मिलकर के उसका समाधान करना पड़ेगा, वो है मुद्रास्फीति की समस्या। अगर सरकार मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनी ब्याज दरों को बढ़ाती है तो निश्चित रूप से व्यवसायों के लिए जो धन प्राप्त करने की कीमत है वो बढ़ जाएगी और व्यवसायों के लिए धन प्राप्त करने की कीमत बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। वहीं अगर वो व्यवसायों को या कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज दरों को घटाती है तो उससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की उम्मीद रहती है। तो इन क्षेत्रों में किस प्रकार से सरकार और आरबीआई एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगी, वो भी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हाल ही में हमें ये भी देखने को मिला है कि भारत में जो बीमारियों का पैटर्न है उसमें बदलाव हो रहा है। पहले सामान्य तौर से शिशुओं में और बच्चों में जो मृत्यु दर है वो काफी अधिक मात्रा में देखी जाती थी, लेकिन अब डीजेनरेटिव बीमारियां यानी अपक्षय संबंधी बीमारियां और मानव प्रेरित बीमारियों का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमारे लिए जरूरी है, हमारी नई सरकार के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसको मजबूत बनाया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत बना करके इस पब्लिक हेल्थ समस्या से निपटा जा सकता है और नई चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तो नई सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कितना खर्च करती है, जीडीपी के कितने प्रतिशत को खर्च किया जाता है और किस प्रकार से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य से संबंधित है, आधारभूत संरचना है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, वो भी नई सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां थी जिस पर हमने बात की है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि आईएएस मेंस 2024 का लाइव ऑनलाइन फॉर्म में जो कक्षाएं हैं वो 24 जून से दृष्टि आईएएस की प्रारंभ हो रही हैं। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि दर कितनी रही है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 8.2%, ऑप्शन सी 9.2%, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।